वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का दोस्तों ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक का हम लोगों ने बायोलॉजी पोर्शन कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आप उस पोर्शन को ना देखे हो तो वाईसीटी जनरल साइंस नाम का एक हमारा प्लेलिस्ट बना है, वाईसीटी जनरल साइंस 2024 नाम का प्लेलिस्ट होगा दोस्तों, वहां से जाकर के आप उन पुराने वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों इस समय पे बायोलॉजी पोर्शन के बाद अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान का दोस्तों आज हम लोग पार्ट नंबर 17 पढ़ेंगे और इस पार्ट नंबर 17 में जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग देख लीजिएगा, गोली दर्पण से परावर्तन पढ़ेंगे और आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस पार्ट 17 में टोटल जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1146 नंबर से लेकर के 1221 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे आपकी दोस्तों आपको हर रोज करंट अफेयर मिलता रहेगा, ये क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा और साथ में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, आपको कोई भी राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ करके अपनी राय और सुझाव वहां भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है, तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। इसने ये क्वेश्चन में बताया गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, वक्रता केंद्र और अवतल दर्पण, फिर कहा गया है कि अनंत और अवतल दर्पण, या फिर कहा गया अनंत और उत्तल दर्पण, सी और एफ के बीच और अवतल दर्पण। तो यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। तो वस्तु की स्थिति दोस्तों अनंत पे बनेगा और उसका प्रकार जो होगा वो उत्तल दर्पण वाला होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, जो सी ऑप्शन दिया गया है, ये सी हमारा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 1146 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं 1146 का अगर जानेंगे, देखिए यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा होता है तो वस्तु की स्थिति अनंत पर और दर्पण उत्तल पर होता है। तो यही यहाँ पे यही बात पूछी गई है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 1147 नंबर, और इस पे कहा है कि परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डाट डाट रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा, देखिए परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखना चाहिए। अवतल दर्पण सी पर रखा जाना चाहिए। क्या रखेंगे आप? अवतल दर्पण सी पर रखा जाना चाहिए। ये दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1147 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1148 नंबर, और इस पे कहा है कि किसी वस्तु को डाट डाट दर्पण के डाट डाट रखने से वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देख लीजिएगा, अवतल एफ पर प्राप्त होगा, अवतल पी और एफ के बीच प्राप्त होगा, अवतल सी पर या उत्तल एफ पर प्राप्त होगा। तो यहां से मैं दोस्तों आपको बता दूं कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखने से वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अवतल सी पर रखने पर, कहां पर रखने पर प्राप्त होगा? अवतल सी पर रखने पर, यानी कि वक्रता केंद्र सी पर रखने पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कहां पे? किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सी पर रखने पर यहां पे आप भर देंगे अवतल भर देंगे। तो यहां पे दोस्तों देखेंगे तो 1148 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1149 नंबर, और इस पे कहा गया है कि उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डाट डाट पर रखा जाना चाहिए। देखिए जब किसी वस्तु को उल्टा या बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, जब हमको उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो या बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो वस्तु को हम कहां पे रखेंगे? देखिए उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डाट डाट पर रखा जाना चाहिए।
तो वो अवतल दर्पण के C और F के बीच रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे, अवतल दर्पण के C और F के बीच रखा जाना चाहिए, दिया गया है विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी पे। तो 1149 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1150 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि आयरलैंड की लिविथान दूरबीन, देखिए फिर से हम देख लेते हैं 1150 नंबर में जो कहा गया है कि आयरलैंड की लेविथान दूरबीन, यहाँ पे जो लिखा है लेविथान है, लिखा है लेविथान दूरबीन, लेविथान दूरबीन में 3.0 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है। यदि इसमें 4.0 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु का 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है। देखिए जब वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है, ये भी बात बता दी गई है। तो यहां से अगर देखेंगे, देखिए दो विकल्प दिए गए हैं, दो विकल्प नहीं दिए गए हैं। तो अगर इसको हम देखेंगे, देख लीजिएगा, आप देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा, कैसे हल करना है। यहां से देखेंगे 3.0 m फोकस दूरी, तो देखिए अब दर्पण कौन बताया गया, अवतल दर्पण बताया गया। जब अवतल दर्पण बताता है तो फोकस दूरी को हमेशा माइनस में लिखा जाता है, तो फोकस दूरी यानी कि माइनस का 3 मीटर दिया गया है। फिर आगे इसे 4 मीटर की दूरी पर, देखिए डिस्टेंस कितनी बता दी गई है, 4 मीटर की, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लेंगे तो 4 मीटर हो जाएगा, डिस्टेंस 4 मीटर हो गया। और आगे दोस्तों 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है, तो जो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई दोस्तों जो दी गई है 80 सेंटीमीटर, तो यहां से आप क्या लिख लेंगे, देखिए प्रतिबिंब की दूरी अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की अगर दूरी देखी जाएगी तो ये हमारा हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी अगर देखेंगे तो ये इसको प्रतिबिंब की दूरी मान लेते हैं, दूरी जो दी गई है ये v है, माइनस का 4 मीटर, वो 4 मीटर दिया गया है। फिर आगे कहा 80 सेंटीमीटर ऊंचाई जो दोस्तों देख लीजिएगा दी गई है, वो क्या दी गई है, ऊंचाई, तो यहाँ पे h मान लीजिएगा, ऊंचाई जो दी गई है यहाँ पे ऊंचाई हम लिख लेंगे, ऊंचाई दी गई है 80 सेंटीमीटर दी गई है। ऊंचाई कितनी दी गई है, 80 सेंटीमीटर दी गई है। अब दोस्तों आगे देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे अगर आगे हम देखेंगे तो अब फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अब इन सारे फार्मूले पे हम इन सारी वैल्यू को जो पुट करेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा क्या हमारा बनेगा। तो यहां से जो हमारा बनेगा दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो हम देख लेंगे 1/f का मान क्या दिया गया, 1/-3 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर v का मान जब रखेंगे 1/-4 और बराबर 1/u। देखिए हम यहाँ से 1/u बराबर जब निकालेंगे तो 1/-4 और यहाँ पे प्लस का 1/3, तो 4 और 3 का हमारा एलसीएम जो आ जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा दोस्तों देख लीजिएगा, इस जगह पे माइनस का 1/4 तो ऑलरेडी दिया ही है, और यहाँ से देख लीजिएगा ये जो हमारा दिया है इस जगह पे पहले बात समझिएगा, प्लस नहीं, इस जगह पे क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये देखिए हमने सारी वैल्यू को पुट कर दिया, 1/4 वैसे रख दिया, और इसको देख लीजिएगा ये 1/3 माइनस में ही रहेगा। देख लीजिएगा पहले बात समझना, 1/3 हमने माइनस में रख दिया, और ये वाले पोर्शन को देख लीजिएगा, ये तो अपनी जगह पे, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 4 और 3 कैल्शियम करेंगे 12 आ जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 देख लीजिएगा, माइनस का यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 4 आ जाएगा, यानी 3 चौक 12, देखिए यहाँ पे इतना आ गया। फिर दोस्तों अगर देखेंगे तो 1/u, तो देख लीजिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/u बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 1/12 आ जाएगा, तो u बराबर आ जाएगा माइनस का 12 आ गया। u कितना आ गया हमारा, u आ गया माइनस का 12 आ गया। अब देख लीजिएगा हमको निकालना क्या है, कराना यहाँ पे कहा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आवर्धन क्षमता को दोस्तों हम m से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है v/u होता है। देखिए v का मान हम दोस्तों जानते हैं कितना है, यहाँ पे माइनस का 4 दिया गया है, और u का मान माइनस का 12 दिया गया, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। जब दोस्तों 1/3 आ जाएगा हमारा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता हमारी क्या आ जाएगी, 1/3। देखिए क्रमशः 2.4 और 12 मीटर और 1/3, दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एक तो आ गया हमारा 1/3 आ गया। अब देखिए और यहाँ पे क्या दिया गया है, 12 मीटर, देख लीजिएगा हमने 2.4 क्या निकाला है, देख लीजिएगा 2.4 जो हमने निकाला है, ये क्या निकाला है दोस्तों, देख लीजिएगा ओ निकाला है। अगर ओ को आप निकालेंगे तो देख लीजिएगा हम यहाँ पे जानते हैं
यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है। तो किसी वस्तु को रखा जाता है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन क्षमता और दूरी। तो देख लीजिएगा आवर्धन क्षमता तो हमने निकाल लिया, यानी कि m निकाल लिया, 1/3 निकाल लिया। अब वस्तु का दूरी निकाल लिया हमने, -12 निकाल लिया। अब फिर अगर देखेंगे तो एक चीज अभी हमको कौन और क्या निकालना है, यहाँ से हम निकालते हैं दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे हम एक फार्मूला और जानते हैं, देख लीजिएगा होता है m बराबर, ये होता है I अपान का O होता है। देख लीजिएगा m बराबर I अपान का O होता है। तो यहाँ पे I का मान क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। O का मान दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है, O का मान अगर हम देखेंगे तो O का मान दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, O का मान 12 दिया है। तो O का मान दोस्तों देख लीजिएगा हम यहाँ पे 12 देख लेंगे, I का मान यहाँ पे आप इसी को 4 मानेंगे। देखिए 4 3 12 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे I का मान दोस्तों 4 मत रखिएगा, यहाँ पे अगर आप ऐसा रख देंगे तो देख लीजिएगा मैं आपको एक चीज फिर से बता दे रहा हूं। तो ये होता है दोस्तों देख लीजिएगा m बराबर I अपान का O होता है, और m बराबर और अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा v अपान का u बन जाएगा, इतने इक्वल। ठीक है, तो यहां से आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखिए जो v की वैल्यू है वो है हमारा 4, तो देखिए हम 4 रख देंगे, और u की वैल्यू हमारी 12 है वो रख देंगे। I का वैल्यू दोस्तों देखेंगे तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I का वैल्यू जो हो जाएगा देखिए 80 दिया गया सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 × 10 की पावर -2 बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा मीटर में आ जाएगा। तो 80 × 10 की पावर -2 आगे लिख देंगे मीटर बटे u हो जाएगा। अब देखिए क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा 4 से हम इसको 2 टाइम में 20 टाइम में कट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 दूनी 24, 240 × 10 की पावर -2, और इधर आ जाएगा हमारा u। तो देख लीजिएगा इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2.4 मीटर बन जाएगा। इसको हम लिख देंगे 2.4 मीटर लिख देंगे। देख लीजिएगा ये हमारा u का वैल्यू आ जाएगा। तो सारी वैल्यू हमारे दोस्तों देख लीजिए कौन कौन मिल रहे हैं। देखिए 2.4 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है। देखिए बी वाला विकल्प ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 1150 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देखेंगे 1151 नंबर, और इस पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है कि एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है। इसने बताया है कि एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है। तो वो दोस्तों होता है 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया कितना गया है, यहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1151 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1152 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, अवतल दर्पण के लिए, या फिर दोस्तों उत्तल दर्पण के लिए। तो दोस्तों मैं आपको यहां से बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं और अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये दिया गया ए और सी दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1152 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1152 के बाद हम लोग देखेंगे 1153 नंबर, और इस पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है। वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां रखने पर छोटा प्रतिबिंब प्राप्त या निर्मित होता है। वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है। ध्रुव और फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र से परे, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, फोकस पर। तो दोस्तों 1153 का अगर हम देखेंगे तो विकल्प हमारा जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, वक्रता केंद्र से परे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखिए वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से परे रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे हम देखेंगे तो 1153 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा 1153 के बाद हम लोग देखेंगे 1154 नंबर, और इस पे कहा गया है कि अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो कार्टेजियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है। तो समझ लीजिएगा भाई यहाँ पे अच्छा सा क्वेश्चन है। जब कभी भी इस प्रकार दोस्तों दिया जाए क्वेश्चन को तो कहा गया अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोस्तों कितनी बता दी गई है, 30 सेंटीमीटर बता दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर हम निकालेंगे तो इसने कहा ना कि 30 सेंटीमीटर। तो कार्टेजियन साइंस कन्वेंशन के अनुसार
इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस लंबाई या फोकल लंबाई, आप चाहे फोकस कहें या फोकल कहें, ठीक है ना, यानी कि फोकल लंबाई जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहां पे अगर दोस्तों देखेंगे तो गोलीय दर्पण हमारा कितना दिया गया है? दिया गया है 30। 30 का जब आधा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और वो भी ऋणात्मक होती है। दोस्तों देख लीजिएगा, गोलीय दर्पण क्या मतलब आधा होता है, और एक चीज क्या होता है, ये हमेशा दोस्तों क्या होता है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई सदैव धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस लंबाई सदैव ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अवतल दर्पण की बात कही गई है, तो ये माइनस से हो जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा 15 हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर इसी जगह पे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ना करके के उत्तल दर्पण कहाँ होता, तो यहाँ पे प्लस में आ जाता, फोकल लंबाई क्या हो जाती, प्लस में हो जाती। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो माइनस का 15 सेंटीमीटर दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1154 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 1155 नंबर, और इस पे कहा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? 60 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। देखते हैं क्वेश्चन को। 1155 नंबर दोस्तों जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए सब कुछ हमको पता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, फोकस दूरी जो दी गई है एफ का मान दोस्तों देख लीजिए कितना बताया गया है, प्रतिबिंब से एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो यानी कौन सा दर्पण बताया गया, अवतल दर्पण, तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है भाई। यू का देखेंगे तो यू हमारा कितना हो जाएगा, यू का मान हो जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो यू का मान हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा। देखिए यू का मान जो हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, और वी का मान हमको ज्ञात करना है। बस अब क्वेश्चन पे पुट अप कर दीजिएगा, आंसर ले लीजिएगा। फार्मूला हम जानते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा 1/f बराबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f अपान का 1/v प्लस का 1/u, ये फार्मूला होता है। देख लीजिएगा, अब यहाँ पे अब इस फार्मूले पे हम सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/f यानी कि 1 माइनस का 20 हो जाएगा, 1/v, तो v हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है, और यहाँ पे माइनस के 1/u, तो यहाँ पे प्लस का 1 हमारा 30 हो जाएगा। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, हम यहां से निकालेंगे 1/v बराबर 1/30 वैसे ही रहेगा, और 1/20 इधर आएगा तो प्लस में हमारा 1/20 हो जाएगा। तो 30-20 कैल्सियम करेंगे तो 60 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। देन हमारा 5 कितना आ जाएगा, 5/60 हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो 5 का नाम 5, अब 5 1 यानी 5 दूना 10, 1 क्या आ जाएगा हमारा 1/12 बन जाएगा, 1 क्या बन जाएगा हमारा 12 बन जाएगा। देख लीजिएगा 1/12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1/12 हमारा आ गया। तो यहां से अगर अब हम देखें तो भाई इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, एक गलती हमने ये कर दिया दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा u का मान कितना है, u का मान हमारा -30 है, तो इस जगह पे जो हमको रखना है ये वैल्यू जो रखना है -30 रखनी है। तो देख लीजिएगा ये सब माइनस में हो जाएगा, तो ये सब हमारा कुछ और आने लगेगा। देख लेते हैं, देख लीजिएगा माइनस का 30 हो जाएगा। देखते हैं भाई यहाँ पे माइनस का 30 हो जाएगा, तो v का मान निकालना है, तो ये बन जाएगा 1/30 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 20 हमारा माइनस में ही रहेगा। ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। और अब देख लीजिएगा हमने 1/v 1/20 माइनस में रहेगा, ये प्लस में पहुंच जाएगा, तो 60 एलसीएम आ जाएगा, 30 दूना 60 तो 2 आ जाएगा, 20 23 60 तो 3 आ जाएगा, 3 से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1/60 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे आया माइनस का 1/60 आ गया, कितना आ गया माइनस का 1/60 आ गया। और यहाँ पे हमारा 1/v और 1/v, तो हम v का मान निकालेंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा, कितना 60 सेंटीमीटर। तो v बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर ही लिख सकते हैं। देख लीजिएगा, तो ये दिया हमारा क्या गया है, यहाँ पे अगर देखेंगे 60 सेंटीमीटर दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1155 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाए। दोस्तों देख लीजिएगा 1156 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है, वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए, शीशे की खिड़कियों में, मेकअप दर्पण में, या केलिडोस्कोप में। तो 1156 का अगर दोस्तों देखेंगे वाहनों में रियर व्यू मिरर के उसमें यूज के लिए हम लोग इसका
प्रयोग करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो वाहनों में। बात समझिएगा, पहले जो हमारी मोटर गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों में जो शीशा लगे होते हैं, ग्लास लगे होते हैं, यानी कि पीछे का व्यू देखने के लिए, तो वहां पे दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1156 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि वाहनों में जो ये कॉन्वेक्स मिरर है उसका प्रयोग के लिए दोस्तों हम वाहनों में रियर व्यू मिरर का प्रयोग करते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेंगे यहाँ पे 1157 नंबर, और इस पे दिया गया है कि एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, अवतल और समतल दर्पण दोनों का। तो 1157 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है उत्तल दर्पण, देख लीजिएगा यहाँ पे 1157 का विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1158 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु होता है। यह उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होती हैं। यह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिसमें से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब के बाद गुजरती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1158 का जो हो जाएगा कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर देख लीजिएगा, ये दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर 1158 का ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 1159 नंबर, और इस पे कहा गया है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को डॉट डॉट कहते हैं। एपर्चर कहा जाएगा, मुख्य धुरी कहा जाएगा, पोल कहा जाएगा, फोकस बिंदु कहा जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण के प्रतिबिंब की सतह पर, दोस्तों देखिए जिसमें कहा गया, क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को डॉट डॉट कहते हैं, तो उसको हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहा जाता है। दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1159 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा 1160 नंबर देखेंगे, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है। वक्रता केंद्र, फोकल लंबाई, पोल या फिर दोस्तों फोकस। तो 1160 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है पोल, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 1161 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। देखिए एक दर्पण के वक्रता की फोकल या फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनका जो संबंध हो जाएगा R बराबर दोस्तों हमारा होता है, क्या होता है, R बराबर 2F होता है। क्या होता है, R बराबर 2F। ये दिया गया है विकल्प नंबर सी पे। तो सी दोस्तों देख लीजिएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1161 का देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1162 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डॉट डॉट होती है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डॉट डॉट होती है। इसकी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या की तिगुनी होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या के समान होगी। तो 1162 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दोस्तों किसकी, गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या जो भी होगी उसकी आधी हो जाएगी। तो 1162 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1163 नंबर, और इस पे कहा गया कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है
तो इसका आवर्धन कितना होगा? 0.05 होगा, 0.3 होगा, 0.1 होगा या फिर दोस्तों 2 होगा। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? तो दोस्तों देख लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पे हमको दिया गया है। देख लीजिएगा, जो ये वक्रता त्रिज्या दी गई है, देखिए वक्रता त्रिज्या कितनी बता दी गई है? यहाँ पे अगर देखेंगे तो वक्रता त्रिज्या हमको 5 सेंटीमीटर बताई गई है, त्रिज्या यानी कि आर बता दी गई है 5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से इसकी हम फोकस दूरी निकालेंगे और यहाँ पे देख लीजिएगा उत्तल दर्पण की बात की गई है, तो यहाँ पे जो इसकी फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव में ली जाएगी। तो देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए जब हम निकालते हैं तो ये त्रिज्या बटे 2 यानी कि r/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। 2.5 हमारा क्या आएगा? ये सेंटीमीटर होगा, तो यहां से हम लिख देंगे दोस्तों सेंटीमीटर लिख देंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा दूरी, यहाँ पे देख लीजिएगा इसने बताया उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर, तो देख लीजिएगा u जो बताया गया है 10 सेंटीमीटर दूर बताया गया है। अब हमको निकालना क्या है? v निकालना है दोस्तों। तो देख लीजिएगा v का जो वैल्यू निकालेंगे तो v हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/ हमारा v हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देख लीजिएगा 1/f हमारा कितना दिया गया है? 2.5 दिया गया है। v कितना दिया गया है? 1/v हमको अब नहीं पता है, और 1/u हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अच्छा, इतनी सी बात हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर क्या वैल्यू निकालेंगे, देख लीजिएगा अब यहाँ पे v का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2.5 और यहाँ पे माइनस का 1/10/1/v हो जाएगा। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया, देखिए 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/10 बराबर 1/v। अब इसके आगे देखेंगे तो 10 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 10, 5 दूना 10, 2 आ गया, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 10 एकम 10, तो 1 एकम 1 हो जाएगा बराबर 1/v। देन हमारा कितना आ जाएगा? देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 3 हमारा 10 आ जाएगा, ये 1/v। तो हमको v का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 10/3 निकल करके आ जाएगा। v का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 10/3 आ गया। अब 10/3 जो आया है, अगर इसका हम वैल्यू और आगे निकालें तो 0.33 हमारा आ जाएगा, ये v का वैल्यू आ जाएगा। अब यहां से हमको क्या निकालना है? कह रहा है इसका आवर्धन कितना होगा। आवर्धन निकालने के लिए दोस्तों देख लीजिएगा m बराबर हमारा क्या होता है? v अपान का दोस्तों हमारा क्या होगा? m बराबर v अपान का u होता है। तो v का मान हमने निकाल लिया है 0.33 अपान का u का मान दोस्तों देख लीजिएगा कितना है हमारा? 10 दिया गया है, 10 लिख देंगे। दशमलव हमारा जो होगा ये जो दिया गया है 0.33, 3 त्रिक का 9, अब पॉइंट 3.3 आएगा। ये हम गलती कर दे रहे हैं दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ से हम गलती कर दे रहे हैं इसका वैल्यू निकालने पे। ये जो आएगा 3.3 आएगा ना हमारा, 3.33 आता रहेगा, 3.33 आता रहेगा। तो जब इसका वैल्यू हम रखेंगे 3.33 और 10 का जब भाग दे देंगे तो यहाँ पे दशमलव हमारा क्या होगा? 1 अंक बाद और खिसक आएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा आवर्धन क्षमता m आ जाएगा 0.33 ऐसे हमारा आ जाएगा। तो यही हमारा आवर्धन क्षमता हो जाएगा जो कि दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे 1163 का, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1164 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट डाट को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। डाट डाट को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतलोत्तल दर्पण, समतलोत्तल दर्पण। देखिए डाट डाट को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को, अवतल दर्पण को, समतल दर्पण को या समतलोत्तल दर्पण को। तो 1164 का देखेंगे तो विकल्प जो यहाँ पे बी दिया गया है, अवतल दर्पण को ही एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। 1164 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1165 नंबर क्वेश्चन, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वक्रता का केंद्र ध्रुव और वक्रता की त्रिज्या से समान दूरी पर है। सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए। सभी किरणें ध्रुव पर विचलित हो जाएंगी। ध्रुव और नाभि एक ही बिंदु पर होते हैं। तो 1165 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों बी, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए, ये दिया गया है 1165 का हमारा विकल्प नंबर बी पे। तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1165 के बाद हम लोग 1166 देखेंगे, और इस पे कहा गया है
कि एक वक्री दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होती है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण कहा जाएगा, समतल दर्पण कहा जाएगा या फिर दोस्तों उत्तल दर्पण कहा जाएगा। एक वक्री दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होती है उसे कहा जाता है। तो 1166 का देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण कहा जाएगा। विकल्प नंबर जो ए दिया गया है, ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं हमारा यहाँ पे 1166 के बाद देखेंगे 1167 नंबर। इसमें कहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, तो सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे ये अवतल दर्पण जो हमारा दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और यहाँ पे 1168 का देखेंगे तो दिया गया है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र का क्या कहा जाता है। त्रिज्या कहा जाएगा, वक्रता का केंद्र कहा जाएगा, पोल को ही ध्रुव कहा जाता है या फोकस कहा जाएगा। तो 1168 में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव अथवा पोल कहते हैं। क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव अथवा पोल कहा जाता है। दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1168 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1169 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। देखिए दर्पण का कौन सा प्रकार होगा, समतल उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा। तो 1169 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो यहाँ पे डी दिया गया है उत्तल दर्पण होगा। कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1170 नंबर और इस पे कहा है कि गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है। प्रकाश का विकिरण है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का परावर्तन है। तो 1170 का देखेंगे तो विकल्प नंबर प्रकाश का परावर्तन है। इसमें क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि विकल्प डी भी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। 1170 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1171 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 3 गुना के बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 2 गुने के बराबर होती है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 2 गुने के बराबर होती है। तो विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यहां से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है 1172 नंबर क्वेश्चन। इस पे कहा गया है दर्पण का सूत्र है। तो दोस्तों देख लीजिएगा दर्पण का सूत्र अभी आप जानते हैं क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u होता है। देखिए दर्पण का सूत्र आप जानते हैं, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दिया गया सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा सी 1172 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1173 नंबर और इस पे कहा गया है कि दर्पण सूत्र में v क्या दर्शाता है। दर्पण सूत्र में जो v है v क्या दर्शाता है, प्रतिबिंब की दूरी को, वस्तु की दूरी को, लंबवत दूरी को या प्रतिबिंब की ऊंचाई को। तो 1173 का जो हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाता है। जो v होता है दर्पण के सूत्र में ये किसको दर्शाता है, प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाता है। 1173 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1174 नंबर और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि बी ऑप्शन यानी कि ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ध्रुव। 1174 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1175 नंबर और इस पे कहा गया कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, इसे ध्रुव अथवा पोल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, ध्रुव अथवा पोल। विकल्प नंबर ए दिया गया है,
1175 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1176 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया, कहा गया कि वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि या क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि या क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या किया जाता है। तो 1176 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमने बताया वाहनों में जो ग्लास लगा होता है वो उत्तल दर्पण का लगा होता है। तो यहाँ पे 1176 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है की फोकस दूरी कितनी होगी। दोस्तों फोकस दूरी जो होगी वो हमारी क्या होगी, r/2 हो जाएगी, यानी कि फोकस दूरी f बराबर दोस्तों क्या होगा, f बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए फोकस दूरी f बराबर हो जाएगा r/2 हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2f बराबर r लिख सकते हैं, चाहे ये लिख दीजिएगा चाहे ये लिख दीजिएगा। तो ये दिया गया है 1177 का विकल्प नंबर हमारा ए दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1178 नंबर, और इस पे कहा गया कि गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है कहलाता है। साधारण दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। तो 1178 का दोस्तों यहाँ पे हमारा उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाता है, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो 1178 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1179 नंबर, और इस पे कहा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, कोई वस्तु रखी हुई है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। प्रकाशीय केंद्र सी पर आभासी वस्तु के समान आकार का सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। प्रकाशीय केंद्र सी और फोकस एफ के मध्य वास्तविक विपरीत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। फोकस एफ पर आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो 1179 का हमारा देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है बी ऑप्शन, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा और प्रतिबिंब बनेगा। ये बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1180 नंबर, और इस पे कहा गया है कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब पी और एफ के बीच निर्मित है। तो 1180 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो ए दिया गया है प्रतिबिंब वास्तविक है। 1180 का विकल्प नंबर हम देखेंगे तो हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1181 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सेविंग मिरर में, डेटिस्ट का मिरर में, वाहन की हेडलाइट में, रियर व्यू मिरर में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1181 का जो हो जाएगा वो रियर व्यू मिरर में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो 1181 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है 1182 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे हम लोग उत्तल दर्पणों का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1182 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1182 का हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 1183 नंबर, और 1183 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देख लीजिए, अभी भी मैंने बताया कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, रियर व्यू मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। तो 1183 का विकल्प हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों 1184 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा है किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे डॉट डॉट कहा जाता है। नाभि कहा जाएगा, फिर या दोस्तों देख लीजिएगा मुख्य अक्ष कहा जाएगा, ध्रुव कहा जाएगा या त्रिज्या कहा जाएगा। तो 1184 का अगर दोस्तों देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे ध्रुव कहा जाएगा। ध्रुव दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 1184 का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1185 नंबर, और इस पे कहा गया है
कि एक विमान दर्पण के लिए छवि है, एक विमान दर्पण के लिए छवि है। तो विमान दर्पण के लिए दोस्तों जो छवि होगी वो हमारी हो जाएगी आभासी और दोस्तों क्या पार्श्वतः उल्टा। देखिए आभासी, पार्श्वतः और उल्टा, ये दिया गया है 1185 का। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1186 नंबर, और इस पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई प्लस का 15 है तो यह है, दोस्तों फोकस लंबाई प्लस का 15 है तो ये क्या होता है, ये उत्तल दर्पण होता है। अगर अवतल दर्पण होता है तो वहां पे माइनस में होगा, तो जब प्लस में दिया होता है दोस्तों क्या होता है, हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ 1186 का सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1187 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होगा। तो प्रतिबिंब का आकार दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, समान आकार का होगा या बिंदुओं के रूप में होगा। तो 1187 का विकल्प नंबर हमारा जो ए दिया गया है अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा। ए ऑप्शन 1187 का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1187 के बाद हम लोग देखेंगे 1188 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी। तो देखिए आभासी और सीधी होगी, आभासी और उल्टी, या वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और सीधी होगी। तो 1188 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी है वास्तविक और उल्टी हो जाएगी, ये दिया गया है सी ऑप्शन। तो 1188 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1188 के बाद हम लोग देखेंगे 1189 नंबर, और इसमें कहा है कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने उत्तल और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि होगी। देखिए जो निर्मित छवि बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, वो बनेगी दोस्तों वास्तविक और बड़ी बनेगी। नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा, वास्तविक और छोटी नहीं, आभासी और छोटी, हाँ ये बात सही हो जाएगी, और यहाँ पे आभासी और छोटी बनेगी। तो 1189 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1190 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे, यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा, अपूर्ण होगा, आभासी होगा, या फिर दोस्तों पूर्ण होगा, या फिर दोस्तों वास्तविक होगा। तो 1190 का देखेंगे तो आभासी होगा, क्या होगा, आभासी। विकल्प नंबर बी पे दिया गया है, तो 1190 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये होता है कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब उल्टे तथा वास्तविक होते हैं, परंतु यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के काम आने वाले शीशे में गाड़ियों के हेडलाइट व सर्चलाइट में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1190 का हमारा विकल्प नंबर जो बी दिया गया है आभासी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे 1191 नंबर में कहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डॉट डॉट होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डॉट डॉट होती है, शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या फिर दोस्तों अनंत होती है। तो 1191 का देखेंगे विकल्प नंबर जो सी दिया गया है धनात्मक होती है। तो 1191 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1192 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है फोकस पर, फोकस एफ और केंद्र सी के बीच, केंद्र सी पर, केंद्र सी से दूर। तो दोस्तों 1192 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है वो हो जाएगा फोकस पर, ये हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1192 के बाद हम लोग देखेंगे 1193 नंबर, और इस पे कहा कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा सी के अलावा, सी में या फोकस पर एफ और सी के बीच। सी का मतलब दोस्तों क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है ना। तो ये होगा दोस्तों हमारा एफ और सी के बीच हो जाएगा। 1193 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है एफ और सी। एफ हमारा क्या होता है दोस्तों देख लीजिएगा, एफ और सी, सी हमारा होता है वक्रता केंद्र होता है या वक्रता त्रिज्या कह लीजिएगा, और एफ होता है फोकस दूरी, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के
फोकस दूरी के मध्य में हमारा इसका निर्माण होगा। तो विकल्प नंबर हमारा 1193 का कौन सा हो जाएगा, डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1194 नंबर, और इसमें कहा है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डाट डाट होता है, वास्तविक और बड़ा होगा, आभासी लेकिन धुंधला होगा, वास्तविक लेकिन उल्टा होगा, आभासी और बड़ा होगा। तो विकल्प नंबर अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा डी के साथ यानी कि आभासी और बड़ा होगा। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1194 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 1195 नंबर, और इस पे कहा है कि दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, गोलीय और उत्तल दर्पण का, गोलीय दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। तो 1195 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा सी, अवतल दर्पण का। देख लीजिएगा सी जो दिया गया है अवतल दर्पण, 1195 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1196 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो 1196 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है अवतल दर्पण, ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला देखेंगे तो दिया ये गया है, इस पे कहा गया है 1197 नंबर में कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो ये होता है दोस्तों अवतल दर्पण होता है। 1197 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखेंगे 1197 में डी ऑप्शन, यानी कि वाहनों में जो हमारा होता है वो अवतल दर्पण होता है, हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1198, इसमें कहा है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है कहलाता है। देखिए जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है वो कहलाता है अवतल दर्पण कहलाता है। तो 1198 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1199, और इस पे कहा गया है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच किसी बिंदु पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र पर। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच किसी बिंदु पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र पर। तो 1199 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है वक्रता केंद्र पर। तो 1199 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1200 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, और यहाँ पे सर्च लाइट में भी हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, और यहाँ पे देखेंगे सौर भट्टी में भी हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। लेकिन अवतल दर्पण का प्रयोग हमारा पश्चदर्शी दर्पण में नहीं होता। पश्च मतलब पीछे का दृश्य दिखाने के लिए हम उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा 1200 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है यहाँ पे 1201 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। तो ये बनेगा दोस्तों, मैं आपको देख लीजिएगा यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए मुख्य अक्ष पर, अपसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर यानी कि एफ से कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, हमने ये रख दिया। और फिर देखेंगे दर्पण से मोमबत्ती की दूरी कितनी बताई गई है, यू दिया गया है, देख लीजिएगा यू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देख लीजिएगा और आगे अगर देखेंगे तो हमको वी पता है, देख लीजिएगा वी हमको निकालना है, वी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1/f देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे सारी वैल्यूओं को पुट कर दीजिएगा। 1/f, f दोस्तों देख लीजिएगा कितना दिया गया है यहाँ पे
एफ हमको पता है यहाँ पे माइनस का 5 और v हमको नहीं पता है, u पता है 1/-10। हमको 1/v का मान चाहिए, तो ये आ जाएगा 1/10 माइनस का 1/5। तो यहाँ पे हमारा 10 एलसीएम आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस का नहीं, यहाँ पे 1-2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे -2। तो 1/v बराबर देख लीजिएगा, अब 1/v हमारा जो आया, 1/v का वैल्यू निकल करके आ गया माइनस का 1/10 आ गया। तो v का मान निकल आया माइनस का 10 निकल करके आ गया भाई। ठीक है, v का मान हमने निकाल लिया, माइनस का 10 निकल आया। तो यही, अब देखिए मोमबत्ती की प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से माइनस में नहीं उसको लिखा जाएगा। अब ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बस यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ये दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 120 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 1202 नंबर पे हमारा दिया गया, कहा गया कि यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, तो बता दूं आपको मैं कि परावर्तन के नियम के अनुसार होता क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अतः यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन का कोण का मान भी 30 डिग्री ही होगा। तो यानी कि परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1202 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1203 नंबर, और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो दिया ये गया है, इस पे देख लीजिएगा, कहा गया है कि एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी कितनी बता दी गई है? 10 सेंटीमीटर। अवतल शीशा यानी कि अवतल दर्पण बताया गया है, तो यानी कि एफ जो दिया गया है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम माने u को मान लेते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा x सेंटीमीटर है, तो v हमारा हो जाएगा 4x सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4x सेंटीमीटर u हमारा v बन जाएगा। अच्छा, इतनी सी बात हो गई। अब यहां से अगर हम देखें तो ये 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस का 1/u। 1/f दोस्तों देखेंगे तो 1/-10 बराबर 1/ हमारा 4x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x आ जाएगा। वो भी दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा किस में रहेगा हमारा, ये सारी वैल्यू प्लस में रहेंगी। किस में रहेंगे दोस्तों? प्लस में वैल्यू हमारी रहेंगी। तो इसको हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। यहां से देखेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा, हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देख लीजिएगा भाई, ये जो दिया गया है 1/-10, इसको जैसे का तैसे रख दिया, और यहाँ से 4x हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो देन हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा? माइनस का 1/10, ये 5 हमारा 4x आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा माइनस का 2x बराबर ये आ जाएगा 25। x बराबर आ जाएगा हमारा 25 हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x का मान जब यहां से निकालेंगे तो 25 का आधा कर देंगे 12.5 आ जाएगा, वो भी माइनस में आ जाएगा। देखिए x का मान हमारा माइनस में 12.5 आ गया, तो ये हम इसको क्या करेंगे, माइनस इसकी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, ओनली इसको हम क्या लिखेंगे, ओनली इसको हम लिख देंगे 12.5 लिख देंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12.5 हो जाएगा, ये हमने रख दिया 12.5। तो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 12.5 सेंटीमीटर दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1204 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि डाट डाट को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, समतल उत्तल दर्पण को, या फिर दोस्तों समतल दर्पण को। तो 1204 का देखेंगे विकल्प हमारा यहाँ पे उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो 1204 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यदि हमारा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस लंबाई डॉट डॉट सेंटीमीटर होगी।
तो यहां से अगर देखेंगे 1205 में बताया गया कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या दोस्तों आपको पता है यहाँ पे क्या होती है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों आर से। तो आर का मान हमारा दिया गया 6.2, तो हमको निकालना है इसकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर एफ बराबर फार्मूला हो जाएगा r/2 होता है, तो बस इसमें वक्रता त्रिज्या की वैल्यू पुट कर दीजिए, 6.2 अपान का 2 हो जाएगा, यहाँ पे एफ बराबर, इसको हल करेंगे तो 3 पॉइंट हमारा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 3.1। ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा 1205 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 1206 नंबर, और इस पे कहा गया है कि जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहां बनेगी। तो अवतल दर्पण पे आकृति कह रहा कहां पे बनेगी, तो वो बनेगी दोस्तों सी के बाद, देख लीजिएगा, यानी कि वक्रता केंद्र के बाद बनेगी। डी ऑप्शन पे दिया गया है 1206 का, डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1207 नंबर, और इस पे कहा गया है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डॉट डॉट होता है, बिंदुओं के रूप में होता है, और फिर समान आकार का होता है, धुंधला होता है, या अत्यधिक आवर्धित होता है। तो 1207 का देखेंगे तो ये दोस्तों अत्यधिक आवर्धित होता है। इस टाइप का सेम क्वेश्चन अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देखेंगे तो अत्यधिक आवर्धित होता है। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 1208 नंबर, और इस पे कहा है किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी, फोकस पर होगी, वक्रता केंद्र पर होगी, या अनंत पर होगी। तो 1208 का देखेंगे तो ये दोस्तों वक्रता केंद्र पर होती है, यानी कि विकल्प नंबर हमारा 1208 का देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 1209 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो छवि का निर्माण कहां पर होगा, फोकस पर होगा, या फिर दोस्तों वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर होगा, या वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा, या फिर दोस्तों वक्रता केंद्र पर होगा। तो ये होगा दोस्तों वक्रता केंद्र पर होगा, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर दिया गया है सी ऑप्शन। तो 1209 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1210 नंबर देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा गया है कि सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत छोटा और एफ पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर और सी पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से छोटा और सी और एफ के मध्य बनेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1210 का जो हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा भी बनेगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा भी बनेगा और अनंत पर बनेगा। ये दिया गया है विकल्प नंबर सी, यानी कि 1210 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1210 के बाद अगर हम देखेंगे 1211 नंबर, और इस पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा गया है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा दोस्तों देख लीजिएगा, आभासी और बड़े आकार का बनेगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा, आभासी और छोटे आकार का बनेगा, वास्तविक और बड़े आकार का बनेगा। तो 1211 का देखेंगे तो विकल्प जो बी दिया गया है वास्तविक और समान आकार का बनेगा। 1211 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1212 नंबर पे कहा गया कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है, छेद कहा जाएगा, मुख्य धुरी कहा जाएगा, खंभा कहा जाएगा, या फोकस कहा जाएगा। तो 1212 का ये कहा जाएगा दोस्तों छेद कहा जाएगा। तो 1212 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 1213 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 15 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, या फिर दोस्तों 10 सेंटीमीटर होगी। तो 1213 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर होगी, यानी कि 1213 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1214 नंबर, और इस पे कहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, उपयोग यह नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है, टार्चों में, सेविंग दर्पण के रूप में, रियर व्यू दर्पण के रूप में, हेडलाइट्स में। तो रियर
व्यू दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। तो 1214 का दोस्तों देखेंगे विकल्प हमारा जो सी होता है वो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रियर व्यू के रूप में दोस्तों हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं और यहाँ पे हमारा 1215 नंबर पे दिया गया है, कहा गया है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। वक्रता के केंद्र सी पर एक ही आकार की वास्तविक उल्टी छवि बनेगी। फोकस केंद्र एफ पर वास्तविक उल्टी और अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी। वक्रता के केंद्र सी पर वास्तविक उल्टी और अत्यधिक बढ़ी हुई छवि बनेगी। वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच वास्तविक उल्टी संकुचित बनेगी। तो 1215 का अगर देखेंगे तो विकल्प हमारा जो बी दिया गया है, यानी कि फोकस केंद्र एफ पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित बनेगी। 1215 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन में दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन माइनस का 0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए उस प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वास्तविक होगी, उल्टा और छोटा होगा। विकल्प डी दिया गया है। तो 1216 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1216 के बाद हम लोग देखेंगे, यानी कि 1216 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1217 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। पार्श्विक व्युत्क्रम कहलाएगा, दर्पण सूत्र कहलाएगा, परावर्तन का प्रथम नियम कहलाएगा, रेखीय आवर्धन कहलाएगा। तो 1217 का दोस्तों विकल्प नंबर डी यानी कि रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाएगा? रेखीय आवर्धन। तो आवर्धन बराबर दोस्तों फार्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि आवर्धन बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, यानी कि ये तो कहा गया रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन बराबर हमारा फार्मूला होगा प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये फार्मूला दिया गया डी ऑप्शन। तो 1217 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला हम देखेंगे, और अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि आवर्धन शीशा होता है, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा 1218 का जो ए दिया गया है, देख लीजिएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धन शीशा क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, यानी कि 1218 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो देखिए प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, आवर्धन बराबर अभी हमने फार्मूला बताया है, पीछे देख लीजिएगा। आवर्धन बराबर हमारा फार्मूला जो होता है, देखिए आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिबिंब की लंबाई, या प्रतिबिंब की हमारी हो जाएगी लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई बटे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो ये दोस्तों देखेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई हमारी दोस्तों देख लीजिए कितनी दी गई है, ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा माइनस का 60 दिया है। देखिए यहाँ पे माइनस 60 हो जाएगा और माइनस का हमारा 30 हो जाएगा, माइनस में कट जाएगा, ये हमारे 2 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा 2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया। 30 दूना 60। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये जो हमारा यहाँ पे आ गया, क्या आ गया दोस्तों? 30 यहाँ पे देख लीजिएगा इतना हो गया। अब देखिए इसी को फार्मूला, ये हमने इतना निकाल लिया। अब आगे और समझ लीजिएगा पहले ध्यान से, इस पूरे फार्मूले को अगर हम सविस्तार से लिखते हैं तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अब यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई ये होता है। अब यहाँ पे बराबर में हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब की अगर आगे और पूरा फार्मूला लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी बटे हो जाएगा हमारा वस्तु की दूरी। क्या हो जाएगा? वस्तु की
वस्तु की दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा ये हो जाएगा 60 अपान का 30 हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा कितना बन जाएगा 60 अपान का 30, और ये हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई जैसा है वैसे लिख देंगे प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी दिया गया, प्रतिबिंब की दूरी बटे ये हम कर देंगे, इसका वैल्यू कितना दिया गया 1.2 दिया गया। देख लीजिएगा ये 1.2 दिया गया है, इसमें आप लिख देंगे 1.2। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा यही हमारा प्रतिबिंब की दूरी। देखिए दूरी बराबर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो 12 दूनी 24, तो देख लीजिएगा दूरी हमारी कितनी आ जाएगी 2.4 आ जाएगा। 2.4 दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहाँ पे गया है, अब वो भी दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे माइनस में दिया गया है 2.4, देखिए डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, माइनस में अगर देखेंगे तो ये प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है, ये प्रतिबिंब की जो दूरी है इसको आप माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा ये भी माइनस होगा, तो ये जब ये दूरी माइनस में हो जाएगा तो ये वैल्यू जो हमारा आएगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये डी वाला नहीं होगा राइट, हमारा ये ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1219 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1220 नंबर, और इस पे कहा है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। क्या शामिल होता है दोस्तों एक साधारण आवर्धन ग्लास में, तो ये शामिल होता है छोटी फोकल लंबाई के उत्तर लेंस संबंधित होते हैं, शामिल होते हैं। छोटी फोकल लंबाई के उत्तर लेंस हमारे मौजूद होते हैं। 1220 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1221 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, या फिर दोस्तों शून्य होना चाहिए। तो 1221 का दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा दर्पण का आवर्धन, देखिए आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। तो 1221 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप से दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका कोई राय सुझाव तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।